अच्छा जी, सो यूजिंग दिस फॉर्मूला, जो कि हमारे पास ट्रेडिशनल फॉर्मूला है बीटा एसेट और बीटा इक्विटी का, यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन अनगियर द बीटा इक्विटी जो हमें गिवन है किसकी, एफपीके की, जिसके बिजनेस रिस्क वही हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के हैं। तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, यूजिंग दिस बीटा इक्विटी एंड दिस टी रेशियो जो कि एफपीके का डी रेशियो है, इस बीटा इक्विटी में बिजनेस रिस्क हमारे प्रोजेक्ट के हैं, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टी रेशियो। तो हम इसे जब अनगियर करेंगे सो विल गेट अ बीटा एसेट विच विल रिप्रेजेंट द बिजनेस रिस्क ऑफ आवर प्रोजेक्ट। तो अब हम इसको यूज करते हुए, राइट, हम फाइंड आउट करते हैं बीटा एसेट। सो बीटा एसेट विल बी बीटा इक्विटी multiply by equity and divided by equity plus जो हमारा d इंटू टी, d1 माइनस डी प्लस d इंटू 1 माइनस हमारा जो टैक्स रेट है 29%। सो ये हमारे पास आ गया 1.107, राइट। अब यूजिंग दिस बीटा इक्विटी रिप्रेजेंट्स बिजनेस रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि गार्डनिंग इक्विपमेंट का प्रोजेक्ट है। नाउ लेट्स रीगियर दिस बीटा एसेट टू कैलकुलेट, जो हम क्या कह रहे हैं, बीटा इक्विटी ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क एडजस्टेड बीटा इक्विटी। ठीक हो गया जी। सो नाउ हम इसको यूज करते हैं और यहाँ हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द सेम फॉर्मूला। अब हम, बल्कि मैं इसको छोड़ने के बजाय लिखता हूँ बीटा एसिड वही जो कि है हमारा, यहाँ लिख देता हूँ बीटा एसिड है हमारा 1.107। अब जो डेट और इक्विटी हम यूज करेंगे, हमारे पास डेट है 1, इक्विटी है 4। Let's re-give this beta asset in a way that we get the beta equity which is required। बीटा एसेट हमने फाइंड आउट कर लिया, डेट इक्विटी रेशियो हम वही यूज करेंगे जो मलारो का है विच इज 1:4। टैक्स रेट अगेन द सेम विच इज 29%। So now using the same formula, but now we are calculating beta equity, right? So beta equity जब हम calculate करेंगे तो अब हम लेंगे beta asset using in the formula। अब हम इससे multiply करेंगे with E plus D1 minus T, तो E plus D1 minus T plus sorry D into 1 minus 29%, और ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया, देन डिवाइड बाय ई विच इज अगेन 4। तो वी हैव गॉट 1.3। अच्छा, अब ये जो 1.3 है, ये फिगर हम इसे सैनिटी चेक भी कर सकते हैं। जो कि एफपीके है उसका बीटा इक्विटी कितना था, 1.5, क्योंकि बिजनेस रिस्क तो दोनों का सेम है, हमारे प्रोजेक्ट का भी और एफपीके का, बट इट हैज गॉट ग्रेटर फाइनेंशियल रिस्क। सो यहाँ पे यानी 1/3 डेट है और 2/3 इक्विटी है, ग्रेटर फाइनेंशियल रिस्क, और यहाँ सिर्फ 20% डेट है। तो कंपैरेटिवली देखें, इसका बीटा इक्विटी 1.3 है और वहाँ बीटा इक्विटी क्या था, 1.5। अब इस बीटा इक्विटी को यूज करते हुए विल कैलकुलेट के यूजिंग CAPM फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला जो है हमारा AE इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा इक्विटी, राइट। यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें पता है हमारे पास RF गिवन है, हमें RF है हमारे पास 7%,
RM है हमारे पास वी नो 15%, वो भी गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर. यूजिंग दिस नाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज कॉल्ड द रिस्क adjusted KE for the project. So KE is going to be, you can calculate KE as RF plus RM minus RF into beta equity, which is 1.3. ये बन गई 17.4 समथिंग. अब अगर मैं फाइंड आउट करें हम तो यहाँ तो हम करें 17.43%. इज दैट राइट? 17.43 की केई है. अभी हम केडी भी कैलकुलेट करते हैं एंड देन वी विल कैलकुलेट. केडी है हमारे पास, आरएफ से हम पोस्ट टैक्स करेंगे और फिर हम बैक कैलकुलेट करते हैं. इनको हम 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर दें. हम चाहे ये कर सकते हैं दिस, और इसे भी हम कर दें 2 डिजिट तक राउंड ऑफ, और इसे भी हम कर दें 2 डिजिट तक राउंड ऑफ. तो जनाब अब आ गया हमारे पास, इसे ऊपर कर देते हैं तो दैट वी हैव बेटर विजिबिलिटी. हमारे पास रिस्क एडजस्टेड के आ गई. यूजिंग दिस के, यूजिंग के जो कि ये आ गई के डी पोस्ट टैक्स नेचुरली दिस इज 7% इंट 1 माइनस क्या है टैक्स रेट 29%. ये हमारे पास के डी आ गई. डेट हमारे पास गिवन है 1, इक्विटी 4. we can calculate the we can calculate the risk adjusted WACC for the project, which will be suitable discount rate for the project. तो अब risk adjusted WACC क्या आ गया हमारे पास? We can calculate risk adjusted WACC is K into E plus KD into D divided by E plus D. और ये वर्किंग नेचुरली यहाँ नीचे भी रहेंगी. तो एग्जामिनर ने देखना है हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया. वी कैन जो है ना वो इलस्ट्रेट हमारी वर्किंग से हो जाएगा. हमारे पास आ गया जनाब रिस्क एडजस्टेड वैक, ये आ गया 14.9%. दिस इज सूटेबल डिस्काउंट रेट फॉर द प्रोजेक्ट. तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? Calculate suitable discount rate for the project. This is suitable discount rate for the project. ठीक हो गया जी. और इधर भी हम इन दोनों को भी बना देते हैं परसेंटेजेस में. और अब हम ऊपर ले जाते हैं अपनी वर्किंग्स को. लेट्स अनगियर द बीटा ऑफ द प्रोजेक्ट. हमने प्रोजेक्ट के बीटा को अनगियर किया, ये बीटा अनगियर आ गया. फिर हम क्या कह रहे हैं? फिर हम ये कह रहे हैं जनाब लेट्स रीगियर द बीटा. बीटा इक्विटी ऑफ द प्रोजेक्ट, और वो हमने फाइंड आउट किया. यहाँ से हमने उठाया और हमने यहाँ ये फाइंड आउट किया लाइक दिस. फिर हम इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं. फिर यूजिंग CAPM फॉर्मूला
हमने रिस्क एडजस्टेड के ही निकाली। ये भी हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। Using this KE, we can calculate the risk adjusted WACC. और अब आ गया और WACC का फॉर्मूला अगर हम चाहें तो हम लिख भी देते हैं, लेकिन ज़रूरत हमें है नहीं, तो हमारी कैलकुलेशन में खुद ही आ रहा है। ये हमने उठाया और हमने ये पेस्ट कर दिया जनाब यहाँ पर। तो दिस कंक्लूड्स अवर पार्ट ए। अब हम इसको बड़ा कर देते हैं और एक बार ऊपर से हम पूरा रिव्यू करते हैं कि व्हाट हैव वी डन। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं हम, कि कॉलम की विड्थ वगैरह। बहुत ज़्यादा हमें फॉर्मेटिंग पे टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम इसे मर्ज कर दें, सो दिस इज हाउ इट इज। इन्हें हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। बीटा इक्विटी आ गया, लेट्स रीगियर हो गया यूजिंग CAPM फॉर्मूला। हमारे पास KE का ये जो फॉर्मूला है ये हमने यूज़ किया और हमारे पास आ गया रिस्क एडजस्टेड KE फॉर द प्रोजेक्ट। टेबल सेल मर्चर्स, तो ये KE आ गई हमारे पास। यूजिंग दिस KE या फिर हमने वैट कैलकुलेट कर लिया। तो नाउ दिस कंक्लूड्स पार्ट ए। तो द सुटेबल डिस्काउंट रेट फॉर दिस न्यू प्रोजेक्ट इज 14.94%। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पे। अच्छा, पार्ट बी आइए। पार्ट बी इज अबाउट लीज और बोरो। मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, अगेन आप अपने हाथ में क्वेश्चन रखें। जब हम क्वेश्चन रीड कर लेंगे तो फिर हम आ जाएंगे अब टू पार्ट बी, क्वेश्चन टू पार्ट बी। ठीक है जी, क्वेश्चन टू पार्ट बी। हम रीड कर लेते हैं पहले और फिर हम आ जाएंगे और सॉल्व करेंगे। If the board does proceed with this new venture, there will be a significant investment in some new equipment. The manufacturer of the equipment has offered Malhado the option to lease or purchase the equipment outright. You have been asked to advise which option will be the cheapest for Malhado. Outright purchase. The new equipment can be purchased for rupees 28 million. The board estimates that the equipment will have a useful life, a life of 5 years, and would realize a scrap value of rupees 2.8 million at the end of its useful life. तो 28 मिलियन की कॉस्ट है, 2.8 आपको आखिर में मिलेगा अगर आप आउटराइट परचेज करते हैं। द इक्विपमेंट वुड बी एलिजिबल फॉर टैक्स डेप्रिसिएशन एट 25% in the year of acquisition and then 15% thereafter on a reducing balance basis. पहले साल में 25%, ईयर 2 से लेके ईयर 5 तक फिर आपके पास 15%। ऑन डिस्पोजल देयर वुड बी अ बैलेंसिंग एडजस्टमेंट। बैलेंसिंग एडजस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, टैक्स गेन और लॉस। अगर हम लीज पे जाते हैं, मलाडो could lease the equipment under a 5-year leasing pricing, 5 annual payments of rupees 6 million payable in advance. Underline payable in advance, 6 million. The lease payments qualify. The lease payment qualifies for tax relief calculated on an accrual basis. यानी एडवांस में टैक्स जो आप पेमेंट करेंगे उस साल के एंड पे उसकी टैक्स की सेविंग आपकी हो रही होगी। तो हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो हम जाते हैं लीज और आउटराइट परचेज।
यानी बोरो एंड बाय, बोरो करके बाय करेंगे। अब जब हम इस तरह का लीज और बोरो का क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता है हमारा जो डिस्काउंट रेट होता है वो क्या होता है, वो हमारा इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है, जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, विच वॉज, हम पिछले उससे देखें, विच इज 4 पॉइंट समथिंग था 9, विच इज 5%, राइट। तो लेट्स कैलकुलेट, हम यहाँ लिखते हैं लेट्स कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट under both the options using the incremental borrowing rate, जो क्या है हमारा ऑफ 5%। थोड़ा ख्याल यहाँ करना है, सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऑटो स्पेल चेक नहीं है, तो हमें स्पेलिंग चेक खुद ही करनी पड़ती है। वैसे ही जैसे जब हम एग्जाम में लिखते हैं तो कौन सा हमारे पास ऑटोमेटिक जो है ना स्पेल चेक होता है, वो हमें खुद ही देखना होता है। एग्जैक्टली द सेम वे है, सिर्फ ये है कि जब हम जनरली वर्ड पे टाइप कर रहे होते हैं तो हम ऑटो स्पेल चेक के आदी होते हैं, तो बी केयरफुल। तो अब आइए हम कैश फ्लोज बनाते हैं। अब हम इसको कर देते हैं बिल्कुल ऊपर। पर यहाँ अब आप देखेंगे कि एक्सेल ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमें हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो वर्किंग है सॉफ्टवेयर में काफ़ी ऑटोमेट हो जाती हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, हमारे पास है आउटराइट परचेज। अगर हम परचेज पे जाते हैं तो हमारे कैश फ्लोज क्या होंगे, ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है जी, ये हमारे ईयर हो गए, तो मैं बोल्ड कर देता हूँ। और अब हमारे पास हम यहाँ लिख देते हैं रुपीज में, जो हम बना रहे हैं मिलियन, रुपीज इन मिलियन। ठीक है जी, मैं इन दोनों इस रोज को मर्ज कर देता हूँ एंड सेंटर। अच्छा जी, अब हमें अंडरलाइन और बाकी फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने अक्सर ये बात डिस्कस की है कि ये जब हम ऊपर पेस्ट करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग वैसे ही अंडू हो जाती है। अच्छा जी, तो हम आउटराइट परचेज में सबसे पहले हम ले लेते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन और टैक्स गेन और लॉस की वर्किंग कर लेते हैं। और उसके बाद ताकि फिर उसकी टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट और डिस्पोजल प्रोसीड्स के हम कैश फ्लोस डाल दें। तो हम करते हैं टैक्स सेविंग, टैक्स डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करते हैं, टैक्स डेप्रिसिएशन और फिर टैक्स गेन और लॉस। ठीक है जी, तो टैक्स डेप्रिसिएशन आ जाएगी जनाब, ईयर 1 में है ये 28 मिलियन की हमारी फिगर है। इसको हम मल्टीप्लाई करें विथ 25% इन द फर्स्ट ईयर, राइट। दिस इज द टैक्स डेप्रिसिएशन। मैं नेगेटिव फिगर लिख देता हूँ ताकि ये डेप्रिसिएशन इज अ कॉस्ट। अच्छा, अगले साल अब हम इसका 85 नहीं ले सकते, क्योंकि ये 25% की बेसिस पे है, 15 की नहीं है। अगले साल डेप्रिसिएशन है 15%। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अच्छा हमारी 28 की हमारी कॉस्ट है, और उस कॉस्ट में हम ये ऐड कर दें तो ये हमारी WDV बन गई। ऐड करने का मतलब ये डेप्रिसिएशन माइनस हो गई, ये बन गई WDV। इस WDV को अब मैं 15% से इस पे हम डेप्रिसिएशन लगाएं तो ये सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन हो जाएगी। अब मैं इस पे माइनस का साइन लिख रहा हूँ, ये बन गई। इस पे हम मल्टीप्लाई करें इंटू 85%। अब इसका 85% करके हम ड्रैग कर सकते हैं, एंड दिस विल गो टू ईयर 5 तक जाके हम खत्म कर दें, राइट। फिर आएगी हमारी टैक्स गेन और लॉस की वर्किंग। अच्छा, अब टैक्स गेन और लॉस अगर मैं यहाँ हम कहीं साइड में कैलकुलेट करते हैं, बाद में हम उसे इधर पेस्ट कर देंगे। टैक्स गेन और लॉस, क्या देखता हूँ, डिस्पोजल प्रोसीड्स आएंगे पहले। ठीक है जी, यहाँ रुपीज इन मिलियन। ठीक है, टैक्स गेन और लॉस, डिस्पोजल प्रोसीड्स हमें गिवन है 2.8 मिलियन की फिगर बताई गई है एग्जैक्टली। अब टैक्स WDV, टैक्स WDV क्या होगी, टैक्स WDV होगी जनाब, जो मेरी कॉस्ट है 28 इज इक्वल टू 28, और उसमें मैं उसमें से माइनस कर दूं, यानी ये नेगेटिव फिगर है, प्लस कर दूं द सम ऑफ ऑल द डेप्रिसिएशन दैट हैज बीन चार्ज्ड। ऐसा ही है, ये मेरी बन जाएगी टैक्स WDV। इस टैक्स WDV से मेरे पास क्या आ जाएगा, टैक्स लॉस आ जाएगा। तो टैक्स लॉस दिस
माइनस दिस इज माई टैक्स लॉस 8.16। इन्हें भी मैं 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर देता हूँ। ये बन गया मेरा टैक्स लॉस, और ये टैक्स लॉस की फिगर मैंने उठाई और यहाँ डाल दी। तो आखिरी साल में मुझे न सिर्फ टैक्स डेप्रिसिएशन मिलेगी, बल्कि मुझे टैक्स गेन और लॉस भी मिलेगा। अब मैं कैलकुलेट कर लूँ ये कि जनाब टैक्स सेविंग, पहले मैं डालूँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स। अब कैश फ्लोज में इन्वेस्टमेंट टाइम जीरो पे आ गई मेरे पास -28। टैक्स सेविंग और टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग और टैक्स लॉस जो आया है अटेंड, ये उठाऊँ मैं। इस पे मैं टैक्स सेविंग कैलकुलेट करूँगा तो इंटू 29% के हिसाब से हो जाएगी। ये उठाई और ये आ गई हमारे पास टैक्स सेविंग। बिल्कुल ऐसे ही इसे उठाया और मैं यहाँ रेप्लिकेट कर दूँ तो टैक्स सेविंग और टैक्स लॉस भी आ जाएगी। और इस फिगर को हम देख ही लेते हैं कि दिस इज 8.16 I7 इंटू 29%। उसके बाद आ जाएगी हमारी डिस्पोजल प्रोसीड्स। डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं हमारे पास 2.8। ये बन जाएंगे हमारे टोटल कैश फ्लोज, और फिर उन कैश फ्लोज के लिए निकाल लेंगे पीवी, तो फिर आ जाएगी एनपीवी। ठीक है जी। कैश फ्लोज शुड बी सम, यहाँ से यहाँ तक का सम ले लें, और ये सम हो गया। एंटर नहीं, कंट्रोल V। जब हम पीवी निकालेंगे, पीवी हम निकाल रहे हैं एट 5%, जो कि इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है, जो कि हमने नोट नहीं किया। इसकी पीवी की ज़रूरत नहीं है। इसकी पीवी निकालेंगे डिवाइड बाय 1 + 5% इंटू पावर, ऊपर से ले लेते हैं जी 1, और फिर उसे उठाया और हमने ड्रैग कर दिया। सॉफ्टवेयर का एक्सेल शीट का ये फ़ायदा है हमें, इसको करीब कर देता हूँ। अब आ गई हमारे पास जो एनपीवी, एनपीवी शुड बी द सम ऑफ दिस ऑल। इसे हमें बोल्ड करना चाहिए, इसे हम बोल्ड कर देते हैं। तो एक स्टेप नीचे ले जाता हूँ मैं। एनपीवी, दिस इज द एनपीवी ऑफ आउटराइट परचेज, एनपीवी ऑफ कॉस्ट। ये उठाते हैं हम और ये ऊपर ले जाते हैं। ये वर्किंग एक तो कंप्लीट हो गई ना आउटराइट परचेज की। इतना काम कर लिया, उतना तो ऊपर डालें until we paste here in the text editor, the workings will not be considered for marking, you know this all right। ये हमारी एनपीवी आ गई, और फिर हम टैक्स गेन और लॉस की वर्किंग भी उठा के पेस्ट कर देते हैं। अब उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम लीज के कैश फ्लो की वर्किंग बना लेते हैं। अब इसे ऊपर कर देते हैं। 19.5 ये आ गई, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट जिस ऑप्शन की कम होगी वही हमारे लिए बेहतर ऑप्शन है। अब हमें ये भी फायदा है, हम यहाँ से उठाएं, जैसे आउटराइट परचेज है वैसे ही हम लीज के कैश फ्लोज बनाते हैं। फिर एक नाम लिख देते हैं लीज, ये उठाया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ लिखा लीज। लीज के जो कैश फ्लोज हैं उनमें हमारे पास एनुअल पेमेंट्स इन एडवांस, यहाँ से शुरू होंगी टाइम जीरो से -6। ठीक है जी। और ये जाएंगी, ये ईयर 1 का एडवांस, यहाँ ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ये हो गया एडवांस लीज का। इसकी जो टैक्स सेविंग आएगी वो कहाँ आएगी, इनकी टैक्स सेविंग आएगी हर एक की अपने रेस्पेक्टिव साल के एंड पे इंटू 29%, और ऑफ कोर्स माइनस की साइन लगा दें। ये सेविंग है, ये उठाया हमने और यहाँ चले गए। इसकी तो जरूरत नहीं। ये टोटल कैश फ्लोज बन गया इसके। एज सिंपल एज दिस। तो लीज का क्वेश्चन भी इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता लीज और बोरो का, जो इस अटेम्प्ट में आया है।
It was quite an easy attempt. Sum this and this. बस इसे ड्रैग करें. Done. PV of cash flows and then NPV. PV of cash flows टाइम जीरो में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. इसे अगेन डिस्काउंट बाय 1 प्लस 5%. 1 प्लस पहले हम करें 5% और फिर पावर करें 1. ये आ गया. इसे उठाया हमने और हमने यहाँ ड्रैग कर दिया और हमारे पास एनपीवी आ गई. वी कैन कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल दिस एंड दिस इज द एनपीवी. आखिरी साल में सिर्फ चूंकि सेविंग है तो यह होगी तो 19.74 हो गया. तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो आउटराइट परचेज की एनपीवी जो है एनपीवी ऑफ कॉस्ट, जिस कॉस्ट की एनपीवी कम है तो आउटराइट परचेज इज कंपैरेटिवली बेटर. बट कोई मटेरियल फर्क नहीं है. 19.54 वर्सेस 19.74 ये हमने उठाया, यहाँ डाल दिया. क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हम क्या करें. हम बताएं कि जी रिकमेंड विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन वेदर द न्यू इक्विपमेंट शुड बी लीज्ड और परचेज. तो हम ये करेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस. अब हम रिकमेंडेशन में डाल देंगे. रिकमेंडेशन लिखें हम. तो जनाब रिकमेंडेशन में हम कहेंगे the PV recommendation REC double recommendation the PV of cost of outright purchase option is lower than the present value of lease option, but there isn't any significant or material difference. Accordingly, Malvado should take the decision about purchase or lease on the basis of practicality and other suitability aspects, considering the following as well. वो क्या चीजें कंसीडर कर सकते हैं. Ease of borrowing for purchase वर्सेस लीजिंग. कौन सा ज़्यादा कंपैरेटिवली आसान है आपके लिए. ठीक है. अच्छा दी क्या कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट. अगर इक्विपमेंट को आप यूजफुल लाइफ को 5 से 6 7 8 साल तक ले जाएंगे तो शायद आपके लिए आउटराइट परचेज बेहतर हो जाएगी क्योंकि लीज की पेमेंट्स आपकी वो तो फिक्स रहेंगी. अच्छा उसके बाद दी पॉसिबिलिटी दी डिस्पोजल प्रोसीड्स जो है दी possible ease of disposal and probability of increase or decrease in the disposal proceeds. ये भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि आखिर में 5 साल बाद कितना आसान है कितना मुश्किल है उस क्योंकि हमारी वर्किंग में 2.8 बिलियन की हमने डिस्पोजल प्रोसीड्स रखी हैं. कितना आसान है कितना मुश्किल है वर्सेस जो है और क्या डिस्पोजल प्रोसीड बढ़ सकती हैं नहीं बढ़ सकती. फिर आपने डिस्पोजल योर फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी द एबिलिटी टू एब्सॉर्ब depreciation fully
नेचुरली इतना प्रॉफिट आपका होना चाहिए, अदरवाइज तो वायबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन फुली। अच्छा, दी मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस ऑफ एसेट, whether the lessor is willing for that or not, क्योंकि और उसकी एंड इट्स कॉस्ट। अगर तो आप का लेसॉर आपको कहता है कि जी अच्छा मैं आपको मेंटेन कर देता हूँ, मैं आपको इंश्योर करा देता हूँ एज अ बेनिफिट, तो वो नेचुरली फिर आपके कॉस्ट को वो चीज़ इम्पेक्ट करती है। तो इस तरह की आप 3-4 चीज़ें लिख के कैलकुलेशंस आपने कर दी, 7 मार्क्स के लिए गुड इनफ है। अपेरेंटली प्राइमरीली आउटराइट परचेज इज बेटर, यानी थोड़ा सा जो फर्क है, बट यू कैन से दैट इतना मटेरियल फर्क नहीं है, तो यू शुड लुक एट दी अदर एस्पेक्ट। दिस इज लाइक एडिंग अ टॉपिंग टू द प्लेन वनीला आइसक्रीम, इस तरह की बातें लिख के बस आप इतना भी लिख दें कि अदर एस्पेक्ट्स like the ease of borrowing versus purchasing and the possibility of extending useful life, एक दो बातें लिख के भी आप क्लोज कर सकते हैं। So it was quite an easy question as you saw। लीज और बोरो की कैलकुलेशन भी बहुत आसान, रिस्क एडजस्टेड बैक की कैलकुलेशन भी बहुत आसान, सो आसान सो आसान सो आसान। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन 3, देन क्वेश्चन 4 and 5। थैंक यू।